नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम चल रहा है जिसमें साहित्य प्रथम पत्र को पढ़ रहे हैं। साहित्य प्रथम पत्र में पुस्तक है आपकी अलंकार शास्त्र इतिहास कवि नाम परिचय। अलंकार शास्त्र के इतिहास में जो कवि हुए हैं उन कवियों का परिचय यहाँ पढ़ा जा रहा है। आप पिछले भागों में अलंकार शास्त्रीय कुछ कवियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी कवि भामह 8वें भाग में कवि भामह का परिचय माफी चाहूंगा, कवि भामह ने कवि वामन का परिचय हम यहाँ पढ़ रहे हैं। वामन का परिचय हम यहाँ पढ़ रहे हैं। भामन का परिचय हम लोग भाग 3 में पढ़ चुके हैं। अभी वामन का परिचय हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो वामन के विषय में कुछ व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। तो वामन जो है वो काश्मीर नरेश जो थे जयापीड़ उनके सचिव थे। वामनः काश्मीर नरेशस्य जयापीड़स्य सचिवः आसीत्। तो अब जयापीड़ का समयकाल जब पूछा तो जयापीड़ का समयकाल था 779 से 813 ईस्वी। 779 से 813 ईस्वी। और राजशेखरः वामनस्य उल्लेखं कृतवान्। राजशेखर ने वामन का उल्लेख किया। स्वयं वामन ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा, इसीलिए उनके बारे में किसने लिखा या कौन उनके समकालिक था उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, जिससे कि ऐसा अंदाजा लगाया जाए कि इनका समयकाल ये हो सकता है। तो राजशेखर ने वामन का उल्लेख किया और राजशेखर का जो समयकाल है वो है 880 से 920 ईस्वी। 880 से 920 ईस्वी जो है राजशेखर का समयकाल है। अब राजशेखर ने वामन के विषय में बताया और वामन के बारे में उन्होंने उल्लेख किया, उनका समयकाल है 880 से 920। तो इससे एक बात सिद्ध हुई कि वामन के बाद के राजशेखर हैं। राजशेखर ने इनका उल्लेख किया अर्थात वो बाद के हैं और उनका समयकाल में दिखाया हुआ है कि 880 से 920। दूसरा जो जयापीड़ की बात की उनका समयकाल दिखाया गया है 779 से 813 और उनके सचिव थे वामन। ये उनके सचिव थे। जयापीड़ जो काश्मीर नरेश थे उनके सचिव थे वामन। और उनका जो नरेश थे उनका जन्म स्थिति काल जो है उसके बारे में बताया कि 779 से 813 ईस्वी। तो उनके समकालिक हुए। आगे कहा आनंदवर्धन वामनस्य रीति सिद्धांत उल्लेखितम। और वामन का जो रीति सिद्धांत है उसका उल्लेख किया आनंद ने अपने काव्यों में। अब आनंद का स्थिति उनका समयकाल देखेंगे तो है 855 से लेकर 886 ईस्वी। 855 से 886 ये राजशेखर से थोड़े से पहले के हैं और इन्होंने भी उनका उल्लेख किया अर्थात उनसे भी पहले के हैं वामन। आनंदवर्धन से भी पहले के वामन हैं क्योंकि वामन का उल्लेख उन्होंने अपने काव्य में किया है और वो भी 855 से 886 ईस्वी है इनका आनंदवर्धन का। और भवभूति वामनः भवभूते श्लोकम उद्धृतवान। इन वामन ने भवभूति के श्लोकों के अपने काव्यों में उद्धरण किया अर्थात अपने काव्यों में उनका समावेश किया। किसने? वामन ने किया। किसके? भवभूति के श्लोकों का उद्धरण किया। अब यहाँ पर भवभूति का समयकाल बताया 750 से 700 से 750। 700 से 750 भवभूति का समयकाल बताया और भवभूति के बारे में किसने उल्लेख किया? वामन ने उल्लेख किया। तो भवभूति हुए पहले के, वामन हुए उनके बाद के। तो अब ऐसा मान लिया गया कि इनसे पूर्ववर्ती है भवभूति और इनसे बाद के हैं आनंदवर्धन और राजशेखर। तो आनंदवर्धन और राजशेखर इनके बाद के हैं और भवभूति इनसे पहले के। भवभूति का है 700 से 750
वर्धन का है 855 से 886 और ये समकालिक थे गया पीढ़ी के, तो इसलिए इनका समय काल जो है ऐसा मान लिया गया कि 750 से 8वीं ईस्वी अवधि। किसका? वामन का जो समय है वो 750 से 800 ईस्वी अवधि मान लिया। क्यों? क्योंकि 700 से 750 ईस्वी था समय भवभूति का उल्लेख इन्होंने अपने काव्य में किया और राजशेखर ने अपने काव्य में इनका उल्लेख किया, जो कि राजशेखर आनंद वर्धन इनके परवर्ती आचार्य थे। तो इसलिए ऐसा माना गया कि इनका जो समय काल है वो 750 से 800 ईस्वी। ये उनके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जाना। अब उनकी रचनाओं के विषय में जब जानने की बात आई तो उनकी रचनाएं कौन सी है, तो यहाँ पर उनकी रचना के बारे में बताया। जो अलंकार शास्त्रीय जो रचना है इनकी, उसके लिए कहा वामनेन काव्य अलंकार सूत्रमिति नाम्ना प्रसिद्धो ग्रंथो प्रणीतः। वामन के द्वारा काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। किसने की? वामन ने की। किसकी की? काव्य अलंकार सूत्र की रचना की। अब देखिए, आप जब इनसे पहले भामह के बारे में पढ़ चुके हैं। भामह ने लिखा था काव्य अलंकार। भामह के ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार और इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्र। दोनों में अंतर है, इस अंतर को आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखें। काव्य अलंकार और काव्य अलंकार सूत्र, भामह का है काव्य अलंकार और वामन का है काव्य अलंकार सूत्र। इस काव्य अलंकार सूत्र में इन्होंने 5 अधिकरण बनाए। जिस प्रकार से साहित्य दर्पण में परिच्छेद, काव्य प्रकाश में उल्लास और आनंद वर्धन के ध्वन्यालोक में उद्योत हैं, उसी प्रकार से यहाँ इन्होंने अपने काव्य अलंकार सूत्र में अधिकरण बनाए। कितने अधिकरण बनाए? 5 अधिकरण बनाए। और इनके ग्रंथ में 3 चीजें, ग्रंथ के 3 अंश हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस ग्रंथ के कितने अंश हैं, तो 3 अंश हैं। सूत्र, वृत्ति, उदाहरण। पहला चीज है सूत्र, उस सूत्र की वृत्ति है और फिर उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। इस प्रकार से 3 अंश इस ग्रंथ के किए हुए हैं। अब यहाँ पर इन्होंने 5 अधिकरणों के का उल्लेख किया है, अर्थात इनके ग्रंथ में 5 अधिकरण हैं। अब इन अधिकरणों में क्या क्या बातें हैं, तो पहला अधिकरण जो है, प्रथम अधिकरण है, उसको कहा इन्होंने शारीरिक अधिकरण। शारीरिक अधिकरण, उसके अंदर इन्होंने क्या बात की? काव्य प्रयोजनम त्रिविध रीतिनाम वर्णनम। पहला जो अधिकरण है उस अधिकरण में किसका वर्णन किया इन्होंने? काव्य प्रयोजन का किया और त्रिविध रीतियों का वर्णन किया। देखिए त्रिविध रीति कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, उसके बारे में आगे बताया जा रहा है। तो इन्होंने पहले अधिकरण में क्या है? काव्य प्रयोजनम त्रिविध रीति नाम वर्णनम, 3 रीतियों का वर्णन। 3 रीतियां कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। अब दूसरा अधिकरण है उसका है दोष दर्शन नामक अधिकरण जो है, उसके अंदर इन्होंने क्या बताया? पद वाक्यार्थ दोषानाम प्रतिपादनम। पद और वाक्यार्थ के जो दोष हैं उनका प्रतिपादन किया। किसने किया? दोष दर्शन नामक अधिकरण में। दूसरा अधिकरण जो है उसमें क्या है? पद वाक्यार्थ दोषानाम प्रतिपादनम। और तीसरा अधिकरण जो आपका है तृतीय अधिकरण, तीसरे में इन्होंने किसका वर्णन किया? गुणानाम वर्णनम, गुणों का वर्णन किया। माधुर्य और आदि जो गुण हैं उनका वर्णन किया। और चौथे अधिकरण में, चौथा अधिकरण जो उसमें किया अलंकाराणाम प्रतिपादनम, क्योंकि अलंकार सूत्र ग्रंथ है, ये अलंकार सूत्र के ऊपर ग्रंथ है, इसलिए चौथे में क्या किया? अलंकाराणाम प्रतिपादनम, अलंकारों का प्रतिपादन किया। अंत में पंचम अधिकरण में इन्होंने किसका वर्णन किया? पंचम अधिकरण में इन्होंने किया शब्द शुद्धि प्रवृत्ति विषया। शब्द शुद्धि आदि जो विषय हैं उन विषयों को यहाँ पर इन्होंने समावेश कराया। शब्द शुद्धि से आप समझ गए होंगे किस प्रकार से शब्दों का शुद्धिकरण हो, उन विषयों को इन्होंने अधिकरण के रूप में 5वें अधिकरण में प्रस्तुत कराया।
तो देखिए आपके ये चीजें मुख पर भी आ जानी चाहिए, अर्थात आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि इन्होंने वामन का समयकाल 750 वीं शताब्दी से 800 ईस्वी शताब्दी के मध्यमाना, और इनके जब रचनाओं के बारे में पढ़ा तो इनकी अलंकार शास्त्रीय रचना कौन सी है? काव्य अलंकार सूत्र। काव्य अलंकार सूत्र में 5 अधिकरण हैं। पहले अधिकरण में काव्य प्रयोजन और रीतियों के बारे में बताया। दूसरे अधिकरण में पद वाक्यार्थ दोषों का प्रतिपादन किया। तीसरे अधिकरण में गुणों का वर्णन किया। चौथे में अलंकारों का वर्णन किया। पांचवें में शब्द शुद्धि प्रवृत्ति जो विषय हैं उन विषयों के बारे में बताया। अब इनकी जो विशिष्टताएं हैं वो विशिष्टताएं क्या है? वामनो रीति संप्रदाय से प्रतिष्ठापक। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रीति संप्रदाय से प्रतिष्ठापक कह? रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है? तो रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है? वामन रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक। रीति संप्रदाय प्रतिष्ठापक। रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं कौन है? वामन रीति संप्रदाय से प्रतिष्ठापक कौन है? वामन है। अब का एतन मतेन रीति काव्यस्य आत्मा। अब इनके मतानुसार क्या है काव्य का स्वरूप? रीति काव्य से आत्मा। रीति जो है वही काव्य की आत्मा है, ऐसा इन्होंने बताया है। अस्य प्रतिपादन क्षेत्रम व्यापकम। इसका जो रीति संप्रदाय का जो क्षेत्र है रीति का वो बड़ा ही व्यापक क्षेत्र में इन्होंने उसका वर्णन किया है, अर्थात प्रचुर रूप से उसका वर्णन किया है। काव्य अलंकार सूत्रे सर्वेषां काव्यानां विवेचनं वर्तते। काव्य अलंकार सूत्र में जो भी काव्य के अंग हैं सभी काव्य के अंगों का वर्णन इन्होंने सूक्ष्म रूप से विस्तृत रूप से किया हुआ है। अब वामनेन गुण अलंकाराणां भेदः प्रतिपादितः। वामन के द्वारा गुण और अलंकारों का भेद भी प्रतिपादित किया गया है, और इन्होंने 3 प्रकार की रीतियों का वर्णन किया है। रीतियों का वर्णन इन्होंने किस प्रकार से किया है? देखिए उनके रीति के बारे में उन्होंने 3 रीतियां आपको बताई गई हैं। पहली है आपके वैदर्भी, दूसरा है गौड़ी, और तीसरी रीति है आपकी पांचाली। इन 3 रीतियों का इन्होंने प्रयोग किया है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। अब पूछ ले जाए वामन के रीति सिद्धांत में कितनी रीतियों का प्रयोग किया है? तो वामन के रीति सिद्धांत में 3 रीतियों का प्रयोग किया गया है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। ये 3 इनकी रीतियां हैं। वक्रोक्ति विशिष्ट लक्षण निरूपितम। वक्रोक्ति जो है उसके विशिष्ट लक्षण का निरूपण भी इन्होंने किया है। आक्षेप्यस्य द्वैविध्यं प्रतिपादितम्, और सर्वे अर्थालंकारश्च उपमा प्रपंचत्वेन स्वीकृता। और जो उपमा आदि अलंकार है उनका भी अर्थालंकार जो है उन सबका भी इन्होंने वर्णन यहाँ पर किया है। वामनस्य ग्रंथे काव्य अलंकार सूत्रस्य परिशीलन ज्ञायते यद स काव्य शास्त्रस्य दंडनीतेः व्याकरण दर्शनादिनां शास्त्राणां च निष्णात पंडितः आसीत्। जब इनके काव्यों का परिशीलन किया गया तो ऐसा विद्वानों को लगा कि मानो कि एक प्रकार से दंड नीति के स्वरूप में इनका ये जो काव्य है वो दर्शन शास्त्र व्याकरण शास्त्र आदि के लिए एक दंड नीति के रूप में प्रतिष्ठापित होगा। तस्य स्वभावे आभिजात्यं गांभीर्यं विनम्रता च गुणाः प्रमुखा। इनके अंदर जो गुण थे वो आभिजात्य, गांभीर्य और विनम्रता रूपी गुण इनके अंदर समाहित हैं। वामनः काव्य कला में भी निपुणः आसीत्। वामन जो थे वो काव्य कला में भी निपुण थे। और अभिनव गुप्त
अभिनवतः काव्यालंकारे वर्तनानि आपेक्ष अलंकारणानि वामन रचितानि कथितवान। अभिनवगुप्त ने बताया कि काव्य अलंकार में जो आपेक्ष आदि अलंकार है उनका वर्णन वामन के अनुसार ही वामन ने किया है। मौलिकता वामनस्य प्रतिपादन शैल्याः प्रमुख वैशिष्ट्यम, जो मौलिकता है इनके काव्यों में वो वामन की एक प्रतिपादन शैली की एक अलग ही विशेषताएं हैं। अब वामन के बारे में यहाँ पर बताया कि वामन ने 3 सिद्धांत, यहाँ पर वामन के सिद्धांतों के बारे में बताया। तो पहला है काव्य लक्षण सिद्धांत। तो बताया यद्यपि वामन स्वातंत्रेण काव्य लक्षणम न प्रस्तुतवान, इन्होंने स्वतंत्र रूप से काव्य लक्षण प्रस्तुत नहीं कराया, तथापि तेन काव्य लक्षण विषय निर्देश कृत, फिर भी इन्होंने काव्य लक्षण विषय पर निर्देश दिए हैं। काव्य शब्दोयम गुण अलंकार संस्कृतो शब्दार्थयो वर्तते, वामन मतेन काव्यम अलंकारात् ग्राह्यम भवति सौंदर्य अलंकारादि। इनके मत में काव्य के जो अलंकार हैं वो काव्य की शोभा को बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से किसी युवती को आभूषण आदि पहनाने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य के शोभावर्धक, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो हैं वो अलंकार हैं, ऐसा ये मानते हैं। वामनस्य मतेन गुण अलंकार युक्तो दोष रहितो शब्दार्थो काव्यम, वामन के मत में इन्होंने काव्य का स्वरूप माना है गुण अलंकार युक्तो दोष रहितो शब्दार्थो काव्यम। जिस प्रकार से आपने अगर मम्मट का काव्य लक्षण पढ़ा होगा तो उसमें है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, तो उस काव्य लक्षण को, काव्य स्वरूप को भी इन्होंने आश्रित करते हुए इन्होंने लिखा गुण अलंकार युक्तो दोष रहितो शब्दार्थो काव्यम, जो गुण अलंकारों से युक्त है और दोष रहित है, ऐसा जो शब्दार्थ युक्त जो है वही काव्य स्वरूप में माना गया। अब और लिखा भी काव्य लक्षण सिद्धांत में मम्मट के काव्य लक्षण का स्फुट प्रभाव भी यहाँ पर दिखता है। अब काव्य आत्म सिद्धांत, काव्यात्म सिद्धांत के बारे में आप बताया। वामनेन मते जीति काव्यस्य आत्मा, अब इनके काव्य स्वरूप के बारे में पढ़ लिया जाएगा। और अगर पूछा जाए कि वामन के अनुसार काव्य स्वरूप क्या है तो क्या होगा यहाँ पर, रीति काव्यस्य आत्मा, रीति काव्यस्य आत्मा यहाँ पर कहा, ये इसलिए कहा क्योंकि इनके मतानुसार जो रीति है वही काव्य की आत्मा है। क्योंकि इससे पूर्व आचार्य जो है उन्होंने कईयों ने कहा कि ध्वनि एवं काव्यस्य आत्मा, इन्होंने कहा रीति ही काव्यस्य आत्मा, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, काव्यस्य आत्मा। अब इस शब्द को अगर मिला देंगे तो बन जाएगा तो रीति काव्यस्य आत्मा, ऐसा इन्होंने बताया कि रीति ये है काव्य का स्वरूप, रीति काव्यस्य आत्मा, इसको यहाँ पर मिला दीजिए। तो रीति काव्यस्य आत्मा ऐसा किसने कहा, वामन ने कहा। वामन का काव्य स्वरूप क्या है, रीति काव्यस्य आत्मा, ऐसा स्वरूप इन्होंने बताया है काव्य का। और कहा विशिष्टा पद रचना रीति। अब रीति के बारे में बताया, रीति क्या है, विशिष्ट प्रकार की पद रचना जो है वही रीति होगी। रीति अर्थात विशिष्ट प्रकार की पद रचना को रीति कहा। विशेषो गुणात्मा, और गुणात्मा गुण प्रयुक्त जो है, एवं गुण युक्त पद रचना काव्यात्मा भवति, जो गुण युक्त पद रचना होगी वही यहाँ पर काव्य की आत्मा तत्व में देखी जाएगी। अब कहा काव्य प्रयोजन, सबसे पहला जो इन्होंने अधिकरण लिखा उसमें बताया इन्होंने काव्य प्रयोजन और रीतियों के बारे में। तो यहाँ प्रस्तुत प्रश्न हुआ कि काव्य प्रयोजन क्या है, तो उसके लिए काव्य प्रयोजन सिद्धांत में बताया वामन मतेन काव्यस्य प्रयोजन द्वयं वर्तते।
में काव्य के दो प्रयोजन देखे गए, और दो प्रयोजन कौन कौन से हैं? वामन के मतानुसार प्रयोजन तो ये बताया, वो दो बताए, एक दृष्ट प्रयोजन और दूसरा अदृष्ट प्रयोजन। अदृष्ट प्रयोजन, ये दो प्रयोजन इन्होंने बताए। अब कहा दृष्ट प्रयोजन क्या होगा और अदृष्ट प्रयोजन। प्रयोजन अर्थात आप समझिए, जैसे आप साहित्य दर्पण में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशी व्यक्तरक्षतय शांता कांता सम्मितयो उपदेशिजे। अर्थात काव्य के लिखने का कारण क्या है, काव्य क्यों लिखे? अगर वामन ने काव्य लिखा तो उसने काव्य क्यों लिखा? तो काव्य लिखने का प्रयोजन क्या है, क्या हेतु है इसको लिखने का? तो काव्यम यशसे, काव्य के द्वारा यश प्राप्ति, काव्य के द्वारा अर्थ प्राप्ति, काव्य के द्वारा व्यवहार प्राप्ति, काव्य के द्वारा उपदेश की प्राप्ति आदि काव्य के प्रयोजन बताए साहित्य दर्पण अनुसार। लेकिन यहाँ पर काव्य प्रयोजन जो है क्या बताया? काव्य प्रयोजन द्वयम, काव्य प्रयोजन दो प्रकार के, एक दृष्ट प्रयोजन और एक अदृष्ट प्रयोजन। अब कहा दृष्ट प्रयोजन क्या है और अदृष्ट प्रयोजन क्या है? तो दृष्ट प्रयोजन अर्थात कहा जहां पर प्रीति दृष्ट प्रयोजन, प्रीति हो अर्थात लोक व्यवहार में जब काव्य को अच्छा माना जाएगा, लोक व्यवहार में काव्य की प्रसिद्धि होगी, तो वो तो होगा दृष्ट प्रयोजन अर्थात प्रीति होना। दृष्ट प्रयोजन क्या होगा? जब काव्य की प्रसिद्धि होगी, लोक व्यवहार में काव्य को जाना जाएगा, उस काव्य के बारे में बात हो, तो वो होगा दृष्ट प्रयोजन। और अदृष्ट प्रयोजन क्या होगा? जहां पर कीर्ति हो, कीर्ति अर्थात यश प्राप्त हो। यश प्राप्त किसको होगा? लेखक को होगा। तो जहां पर इस कवि को यश प्राप्त हो, कीर्ति प्राप्त हो, तो उसे कहेंगे अदृष्ट प्रयोजन। दृष्ट प्रयोजन प्रीति अर्थात लोक व्यवहार में लोगों के बीच में जब काव्य को प्रसिद्धि प्राप्त होगी, तो उसे कहा दृष्ट प्रयोजन। और अदृष्ट प्रयोजन जब इसे फायदा हो अर्थात कीर्ति बढ़े इनकी, इनको यश प्राप्त हो, तो उसे कहेंगे अदृष्ट प्रयोजन। ये दो प्रयोजन इन्होंने सिद्ध कराए। इसके बाद में इन्होंने गुण अलंकारों के बारे में बताया। तो गुण अलंकार भेद सिद्धांत वामनस्य महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। इनके काव्य जो है उसमें गुण अलंकारों के लिए भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये क्या मानते हैं? काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणः। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व क्या हैं, वो हैं आपके ये गुण हैं जो। और गुण क्या है? नित्य है। अलंकार जो है अनित्य है। गुण नित्य है और अलंकार अनित्य है। अब यहाँ पर दोष सिद्धांत के बारे में भी इन्होंने बात की कि दोष सिद्धांत क्या क्या है। तो दोष सिद्धांत के यहाँ पर 4 भेद किए गए हैं। दोष सिद्धांत जो है उसके यहाँ पर 4 भेद किए हैं। तो दोष के भेद देख लीजिए। दोषस्य भेदाः, दोष के भेद यहाँ पर बताए। पहला भेद बताया पद दोष, दूसरा बताया पदार्थ दोष, और आगे बताया वाक्य दोष, और चौथा बताया वाक्यार्थ। ये 4 दोष के बारे में यहाँ पर बताया है। पद दोष, पदार्थ दोष, वाक्य दोष और वाक्यार्थ दोष। ये 4 दोषों का वर्णन यहाँ पर किया गया है कवि के द्वारा। दोष सिद्धांत के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो दोषाणाम, तो यहाँ पर दोष के, जब यहाँ पर दोष को बहुवचन कर देंगे तो हो जाएगा आपका दोषाणाम। दोषाणाम भेदाः, कति भेदाः? 4 भेदाः। पद दोषाः, पदार्थ दोषाः और
किया गया है। दोषानाम, दोष के भेद कितने? 4, पद दोष, पदार्थ दोष, वाक्य दोष और वाक्यार्थ दोष। ये 4 प्रकार के दोषों का इन्होंने वर्णन किया है। तो ये आपके वामन के विषय में था। भाग 8 वामन के विषय में इनका स्थिति काल है 750 से 800 ईस्वी और इनके काव्य का नाम है काव्य अलंकार सूत्र, जिसमें 5 अधिकरण है और रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक है वामन। और इनके अनुसार जो काव्य का स्वरूप है वो है रीति काव्यस्य आत्मा, रीति काव्य की आत्मा है ऐसा। और इनके प्रयोजन जो है वो 2 प्रयोजन है, दृष्ट प्रयोजन, अदृष्ट प्रयोजन। और दोष के बारे में इन्होंने 4 भेद बताए हैं, वो भी आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं। तो ये वामन का काव्य परिचय, व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके वैशिष्ट के बारे में। इसके बाद में आगे आपके अगले आचार्य का, अगले कवि का वर्णन होगा, उसे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।